Hello to all my lovely audience. Welcome back to your most favorite educational channel, Magnet Brains. This is Palak Rakhiani, your biology teacher. इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 6 इम्प्रूवमेंट एंड फूड रिसोर्सेज के इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चन। पहले वीडियो में हमने देखे थे बिगिनर्स लेवल यानी शुरुआती क्वेश्चंस। इंटरमीडिएट मतलब लेवल अप हम कर चुके हैं, बिल्कुल तैयारी अच्छे से कर चुके हैं। इसमें थोड़ी और तैयारी करेंगे, तो देर किस बात की है। लेट्स स्टार्ट। दिस इज पलक फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टिल 12। सो लेट्स स्टार्ट। आइए कहानी अगेन बताती हूँ कैसे चलेगी। NSO नेशनल साइंस ओलंपियाड की ये तैयारी है। कैसे होते हैं ओलंपियाड, तो देखो क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे आपको ओलंपियाड में दिया रहेगा वैसे ही यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है। इसी क्वेश्चन के होंगे 4 ऑप्शंस। अब इन 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन होगा करेक्ट, सिर्फ एक, और बाकी होंगे इनकरेक्ट। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, उसे समझेंगे, और भाई इनकरेक्ट है क्यों ये भी देखते चलेंगे। मतलब बेस्ट वे टू रिवाइज इज MCQ। पता है क्या होता है, कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, मतलब शुरुआत करूंगी मैं, बस थोड़ी सी ये बात सुनो कि कोई भी क्वेश्चन करते हो, चाहे यहाँ कर रहे हो या अलग से प्रैक्टिस भी करोगे, तब आप जब पढ़ोगे ना तो उसकी ज़रा कहानी याद करना। क्या बोला है, बायोलॉजी को कहानी की तरह पढ़ो तो याद रहती है। मूवी देखने जाते हो तो क्या कभी ये सोचते हो कि याद करना है? भैया मूवी से बाहर पूरी मूवी सुना सकते हो 10 लोगों को, कैरेक्टर और साइड कैरेक्टर के नाम भी। क्यों? बिकॉज हम उस मोटिव से ही नहीं जाते हैं कि हमें याद करना है। सिमिलरली इन बायोलॉजी सेम चीज़ फॉलो करो। कंसेप्ट हो सकता है ना फॉलो, कैसे? मूवी की तरह समझो। तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो ज़रा इसकी मूवी याद करना, तो रिवाइज होगा। आइए लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रॉट एनिमल? अगेन टिप नंबर 2, जब भी किसी क्वेश्चन में नॉट, ट्रू, फॉल्स ये आए मार्क कर लेना, ओके, ताकि हाईलाइटेड रहे वो वर्ड। अब इनमें से पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रॉट एनिमल। अब ड्रॉट एनिमल क्या होते हैं ये ज़रा समझो। एक ड्रॉट तो वो होता है, कौन सा ड्रॉट? हमने तो मैम आज तक ये वाला ड्रॉट सुना है, पर इस ड्रॉट में आता है ओ। ये वो ड्रॉट है जिसमें पानी की कमी, सूखा हो जाता है। ये डिफरेंट ड्रॉट है। इसमें देखो, इसमें जो है बस वॉवल्स में अंतर है, यहाँ ओ था यहाँ ए है। ड्रॉट एनिमल क्या होते हैं? ड्रॉट एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है फॉर विच पर्पस? फॉर बेसिकली पर्पसेस लाइक, जो बोलते हैं ना, लेबर लगाओ, किसी का काम करते हैं, मजदूर है ये। कैसे मजदूर? ट्रांसपोर्टेशन, टिलिंग, पुलिंग ऑफ कार्ट्स, इन सब में जो है यूज़ किया जाता है। किन्हें? ये जो हमारे अलग अलग टाइप के कैटल्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं एनिमल्स हैं। नॉट ओनली कैटल्स एक्चुअली, बाकी एनिमल्स भी आते हैं, लाइफ स्टॉक आता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो ड्रॉट नहीं है? अब ड्रॉट जब भी कहूँ ना, तो ऐसे एनिमल्स इमेजिन करो जो थोड़े स्ट्रॉन्ग हो, थोड़ा उनमें ना कैपेबिलिटी हो कि वो चीज़ों को पुल वगैरह कर सके। तो इधर आओ, कैमल, एलिफेंट, शीप, हॉर्स। व्हाट डू यू फील? क्या कैमल स्ट्रॉन्ग इनफ है? बिल्कुल है यार, डेजर्ट में घूमता है, इतने लोगों को बिठाता है, कैसे नहीं है ये? एलिफेंट, बोलो मैम आगे नाम ही मत बोलना। अरे हाथी है ये, हाथी में तो कितनी ताकत होती है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है, बिल्कुल ये यूज़ होता है। शीप, अरे शीप कैसे हो गया? शीप तो मुझे नहीं लगता है इतना पावरफुल होगा। शीप, छोटू से हमारे शीप होते हैं, ये कैसे चीज़ों को पुल करेंगे? तो शीप इज़ नॉट अ ड्रॉट एनिमल। हॉर्स, हॉर्स पावर में कैलकुलेट करते हैं हम, हॉर्स पावर बोलते नहीं हैं। तो घोड़े जैसी पावर किसके पास? तो मतलब हॉर्स इज़ अ ड्रॉट एनिमल। वेरी इजी, बहुत ही, बोला ना इंटरमीडिएट में। अभी वार्म अप है भैया, वार्म अप चल रहा है, अभी आएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और डिफिकल्ट वाले। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। शीप इज नॉट अ ड्रॉट एनिमल। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्यूमिनस ग्रीन फॉडर कॉमनली अवेलेबल इन विंटर? क्या पूछा जा रहा है? लेग्यूमिनस ग्रीन फॉडर। तो पहले इसके लिए आपको वर्ड समझना पड़ेगा। 3 वर्ड आ गए, देखो कहीं भी 3 वर्ड आ जाए घबराना नहीं, दिल पे हाथ रखना, बोलना ऑल इज वेल। कैसे? तो एक एक वर्ड का मीनिंग पलक मैम बताती हैं। क्या बताती हूँ? कि एक एक वर्ड को समझो, आसान हो जाएगी। कैसे? लेग्यूम्स क्या हैं? लेग्यूमिनस से आओ, लेग्यूम्स, लेग्यूम्स याद आ रहा है, हाँ वही जिनकी रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट? ये प्लस लिखा है, प्रेजेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वो होते हैं लेग्यूम्स। क्लियर है कि नहीं? वो क्या होते हैं? लेग्यूम्स होते हैं। जैसे मटर वगैरह होता है हमारा, ये होते हैं लेग्यूम्स। ठीक है, अब क्या बोला? लेग्यूम्स। ग्रीन फॉडर, फॉडर क्या है? फॉडर वही है जो हम चारा देते हैं,
चारा देते हैं, गाय भैंसों को इन सबको चारा देते हैं खाने के लिए, दैट इज फॉडर। तो इनमें से पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा लेग्यूमिनस ग्रीन फॉडर है जो कॉमनली अवेलेबल है विंटर में, सर्दियों के सीजन में कॉमनली अवेलेबल है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बताती हूँ। 2 टाइप के फॉडर, यहाँ कहानी देख लेना, अगर पहले नहीं देखी हो तो कोई बात नहीं। ये 2 नाम दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है बरसीम और एक है ल्यूकर्नी। तो मैं चाह रही थी कि थोड़ा इधर डिफ्रेंशिएट करके बता दूँ, बरसीम एंड ल्यूकर्नी। ल्यूसर्न भी कहते हैं इसको, कुछ लोग ल्यूकर्नी भी कहते हैं, आप प्रोनाउंस करना चाहो जैसे कर सकते हो। बरसीम, अब ये दोनों पता है क्या है, ये दोनों लेग्यूम्स हैं, बिल्कुल फॉडर हैं, चारे हैं, और ग्रीन फॉडर भी है। बस क्या समझना है कि ये विंटर में कौन से सीजन में अवेलेबल रहते हैं, विंटर में अवेलेबल रहते हैं कॉमनली। अब ऐसा नहीं है सिर्फ विंटर में, बट हाँ कॉमनली जो है आप देखोगे इनको सर्दियों के सीजन में ये अवेलेबल रहते हैं, चारा, इस टाइप का चारा। अब बरसीम क्या होता है, मेन डिफरेंस टू अंडरस्टैंड, सॉरी नॉट पेरिनियल, ये एनुअल है। बरसीम होता है एनुअल और ल्यूसर्नी होता है पेरिनियल। व्हाट इज एनुअल, व्हाट इज पेरिनियल? एनुअल जब भी हम क्रॉप्स की बात करते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं, एनुअल मतलब कि एक ही सीजन में ग्रो करता है। व्हाट आई एम सेइंग व्हेन वी टॉक अबाउट ये क्रॉप्स, प्लांट्स, एनुअल जब हम कहते हैं ना एनुअल ट्रीज, तो ये सब क्या होती हैं, विच ग्रो इन ओनली 1 सीजन, ये एक ही सीजन में ग्रो करती हैं। एंड व्हेन वी से पेरिनियल, साल भर आपको मिलेंगी ये। पेरिनियल यानी क्या, पेरिनियल यानी जिस सीजन में चाहो उस सीजन में आप इसको देख सकते हो। एनुअल एक ही सीजन में, पेरिनियल आपको हर बार दिखेंगी, या 1-2 से ज़्यादा सीजन में आप देख सकते हो, ऐसा भी कह सकते हैं पेरिनियल को हम। क्लियर है? तो मैंने आपको बता दिया इजीली व्हाट इज द आंसर, बरसीम एंड ल्यूसर्नी, कहानी भी बता दी इनकी एंड मीनिंग भी बता दिया, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा था, विच मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। द पोल्ट्री बर्ड्स groomed for obtaining meat are called poultry birds। तो जब भी कोई नाम आता है तो घोड़े की आँख के ऐसे साइड में लगे रहते हैं, तो वो क्या सीधा ही देखता है, तो वैसे ही यहाँ अगर नाम आ गया पोल्ट्री तो सिर्फ किसे देखोगे, पोल्ट्री को देखोगे, बाकी कहानी, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे साइड में रखना। अब पूछ रहे हैं पोल्ट्री बर्ड्स में वो बर्ड्स कौन सी हैं जिनसे मीट लिया जाता है, मीट ऑब्टेन किया जाता है। तो पोल्ट्री में हम जब पोल्ट्री करते हैं ना, कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, फार्मिंग, कुछ तो मोटिव होगा, कुछ तो हमें बेनिफिट चाहिए। तो पोल्ट्री से हम 2 बेनिफिट लेते हैं। कौन से 2 बेनिफिट? एक तो हमें एग मिलते हैं, अंडे, और दूसरा मिलता है मीट। इतना मानते हो कि नहीं? और कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल, एग मिलता है, मीट मिलता है, ठीक है। अब एग देने वाले अलग होंगे, मीट देने वाले अलग। नाम रखना बहुत मज़ा आता है हमें बायोलॉजी में नाम रखने में। तो जो भी एग लेइंग पोल्ट्री बर्ड्स होंगे उन्हें हम कहेंगे लेयर्स। नाम में भी बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, लेयर क्यों कहा है, यहाँ ले वर्ड आ रहा है, ले इसलिए बोला है क्योंकि ये होते हैं एग लेइंग, ठीक है। लेयर्स इसलिए नाम दिया है इन्हें, एग लेइंग। नेक्स्ट आ जाइए मीट पे। मीट वाले को ब्रॉयलर भी कह सकते हो, ब्रॉयलर्स, या फिर चिकन भी कह सकते हैं। ब्रॉयलर्स या चिकन यानी क्या, वो जो कि हमें क्या देंगे, मीट देंगे, जिनका हमें क्या मिलता है, मीट। तो क्या बोला, एग लेइंग लेयर्स हो गए, मीट जिनसे मिलता है वो होंगे या तो ब्रॉयलर्स या तो चिकन। तो ब्रॉयलर करेक्ट आंसर मिल गया हमें यहाँ पे। क्यों करेक्ट आंसर? अरे क्वेश्चन में पूछा ही यही है ना, द पोल्ट्री बर्ड्स ग्रूम फॉर ऑब्टेनिंग मीट आर कॉल्ड लेयर्स, ब्रॉयलर्स, पॉर्क और ग्रोअर्स। तो इसमें से लेयर्स तो बता दिया, एग लेइंग है, ब्रॉयलर्स क्या बोला मैंने, मीट वाले हैं, सही है। तो अब इन दोनों को क्यों छोड़ा जाए? पॉर्क पता है क्या होता है, पॉर्क जो पिग होता है, पिग के जो मीट होता है, दैट इज बेसिकली हम पॉर्क की बात कर रहे हैं, और यहाँ हम पोल्ट्री बर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो इसे हम इंक्लूड नहीं कर सकते। ग्रोअर, अच्छा ग्रोअर क्या होता है? ग्रोअर वो है जिस भी इंसान के पास पोल्ट्री है ना, पोल्ट्री फार्मिंग जो भी करता है, पोल्ट्री को ग्रो जो भी करता है, दैट इज बेसिकली अ ग्रोअर। तो ग्रोअर कोई नहीं, इंसान की बात हो रही है एक्चुअली, ऐसे इंडिविजुअल की। तो क्या मिला? ऑप्शन बी, ब्रॉयलर इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। सिल्वर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू डैश। 4 ऑप्शन दिए हैं, एग, मिल्क, ग्रेन या मीट प्रोडक्शन। तो रेवोल्यूशंस की कहानी पे आ जाते हैं जल्दी से। इस कहानी में देखो, ये एक चीज़ से हम कितनी चीज़ें याद कर सकते हैं। रेवोल्यूशन, कौन से रेवोल्यूशन?
कुछ टाइम पे जब हम आज़ाद हुए थे उसके बाद ऐसे रेवोल्यूशन किए गए थे ताकि हमारी जो कंट्री है इंडिया वो सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। सेल्फ सफिशिएंट यानी क्या कि हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी पॉपुलेशन है, इतने रिसोर्सेज हैं, क्यों ना उनका यूज़ किया जाए अच्छे से। तो इसीलिए उस टाइम में कुछ रेवोल्यूशंस निकले थे। अब अलग अलग चीज़ों के थे, अलग अलग रिसोर्सेज के थे ये रेवोल्यूशन। पर्पस क्या था? पर्पस था प्रोडक्शन बढ़ाने का। व्हाट वाज द पर्पस? अरे पर्पस होता है ना किसी भी चीज़ का, जैसे पढ़ने का क्या पर्पस है, हमें कुछ बनना है, तो प्रोडक्शन था इनका पर्पस। कैसा प्रोडक्शन? जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ाना, हाई यील्डिंग जितनी मात्रा है उसे बढ़ाना, क्योंकि ग्रोइंग पॉपुलेशन है तो उसको हम मीट कर पाए, हमें बाहर से नहीं लेना पड़े, अपनी ही कंट्री से सब भरपूर चीज़ें हमें मिल जाए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। इसलिए अलग अलग रेवोल्यूशन हमने देखे थे। उसी में से देखो एक है सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर रेवोल्यूशन बेसिकली किस लिए कहा जाता है? एग के प्रोडक्शन के लिए, अंडे का कारोबार, अंडे का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने क्या किया था? सिल्वर रेवोल्यूशन। और ये बढ़ाया क्यों? बिकॉज एग जो है ना, एग एक तो काफ़ी ज़्यादा लोग कंज्यूम करने लगे हैं एंड अ काइंड ऑफ स्टेपल फूड भी बन गया है। वाई? बिकॉज इट इज़ अ कंप्लीट फूड। सभी तरह के आपको न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलेंगे, किस में? एग में मिलेंगे। तो एग का प्रोडक्शन बढ़ाना ज़रूरी है। एक और अच्छी चीज़ है एग के लिए, एनिमल प्रोटीन्स आपको भरपूर मिलेंगे और चीप है, इतना कोई महंगा भी नहीं होता है, चीप है। क्लियर है? तो इसीलिए एग जो है हम प्रोडक्शन बढ़ाने लगे, मतलब पोल्ट्री जो फार्मिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाने लगे। तो सिल्वर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एग प्रोडक्शन। अब लग रहा होगा मिल्क, ग्रेन, मीट, हाँ इनके प्रोडक्शन पे भी हुए थे रेवोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है। कौन से रेवोल्यूशन हुए थे? मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क का कलर क्या है बताओ ज़रा? वाइट। बस इसी के नाम पे, बहुत सिंपल, वाइट रेवोल्यूशन। समझे कि नहीं? एग में और मिल्क में ना कंफ्यूज मत कर देना बस, ठीक है? क्या होता है, दोनों वाइट वाइट होता है ना, तो आप बस एग के लिए सिल्वर है एंड मिल्क के लिए वाइट रेवोल्यूशन है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, ग्रेन प्रोडक्शन। ग्रेन यानी फूड ग्रेन, खाने वाला, तो दैट वाज बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन। फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन। लास्ट आता है मीट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। मीट, ये जो है ना ब्रॉयलर्स के थ्रू, ये कहाँ कर रही हैं, चलो चला गया, ठीक है। मीट जो है ना ब्रॉयलर्स, ये सब बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन मीट के तब हुआ था। क्या? कलर से ही याद रखो, मीट का कलर पिंक, सो दैट इज पिंक रेवोल्यूशन। ओके, पिंक मुझे बड़ा पसंद है ये कलर, पिंक रेवोल्यूशन। ओके, मीट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो विच मीन्स कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नो डाउट। अब आओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। मुलिट्स, भेटकी एंड पर्ल स्पॉट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डैश। ये सब पहले बताओ तो क्या है? पहले इतना जानो कि ये है क्या। तो मुलिट्स, भेटकी एंड पर्ल स्पॉट्स, दीज आर टाइप द वंस हु आर फाउंड। कौन से टाइप्स हैं ये? फिशेस के जो टाइप्स हैं, और ये मिलते हैं आपको मराइन वाटर में। मराइन वाटर यानी क्या? अरे वही नमक का पानी, सी वाटर। सी वाटर में जो आपको मिलेंगे दोज आर मुलेट्स, भेटकी एंड पर्ल स्पॉट्स। तो हमें क्लियरली दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है सी फिश। फ्रेश वाटर फिश नहीं, ऑयस्टर नहीं, शेल फिश नहीं। कौन से टाइप के फिशेस हैं ये? कौन से टाइप के एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं? सी वाटर, मराइन वाटर में आपको मिलेंगे। क्लियर? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। ज़ैंथियम, पार्थेनियम, साइप्रस रोटेंडस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डैश। अभी अगर याद नहीं आए तो मैं एक काम करती हूँ, मैं लिख देती हूँ इनके कॉमन नाम। पार्थेनियम कौन कौन है? पार्थेनियम है, ज़ैंथियम है, और तीसरा क्या लिया है? साइप्रस रोटेंडस। ठीक है, चलो ये दे दिए, इनसे निपट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने कॉमन नाम लिखूंगी ना इनके, तो याद आने लगेंगे ये कौन है। पार्थेनियम पढ़ाया है मैंने, बिल्कुल है ना, मुकरना मत। पार्थेनियम ये क्या है? कॉमन नाम याद आ रहा है कि थोड़ी ना? गाजर घास। क्या बोलते हैं इसे? गाजर घास है ये, गाजर घास। ओके, थोड़ा थोड़ा मैम, थोड़ा थोड़ा याद आया, थोड़ा थोड़ा, थोड़े आप हमें क्या कह सकते हैं और बताइए एग्जाम्पल, ठीक है। गोरखू याद आया कि नहीं? ज़ैंथियम, गोरखू याद आया कि नहीं? ओके, और लास्ट याद कर लो, साइप्रस रोटेंडस क्या था इसका? मोठा, मोथा या मोठा कह सकते हैं। ये सब क्या है? इनके कॉमन नाम है। उसमें से भी वेरी वेरी फेमस, अगर ये याद नहीं आया ना तो बस फिर, है ना। और अगर याद आ गया तो पैच योर बैक एंड कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो मुझे कमेंट में बताओगे ना तो मुझे पता चलेगा कि कितने अच्छे से आप पढ़ रहे हो। ओके, तो पार्थेनियम क्या है? गाजर घास। ज़ैंथियम का कॉमन नाम है गोरखू, और इसका है मोथा। ये सब क्या होते हैं? चलो आंसर बताने से पहले पहेली बताती हूँ मैं। ये वो हैं, ये वो हैं। कौन है?
ये है बिन बुलाए, बहुत ही नए वे से अपन इसको सॉल्व करते हैं, बिन बुलाए मेहमान। अगर ये याद आ गया आंसर, है ना, आई वॉन्ट टू सी द फास्टेस्ट वन। आप में से सबसे फास्ट कौन है जो कि कमेंट करके आंसर बताएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। कौन होते हैं बिन बुलाए मेहमान? मतलब इन्हें हमने बुलाया नहीं है, कुछ मेहमान होते हैं ना, वही शादी में जो होते हैं बढ़िया, इनको हम इनविटेशन तो देते नहीं हैं, बट ये हैं कि बढ़िया सूट बूट पहन के और खाली लिफाफा लेके आ जाते हैं। तो ये बिन बुलाए मेहमान हैं, इनको हमने बुलाया नहीं है, आए हैं। शादी में क्या करने आते हैं? मतलब मैक्सिमम बोलोगे ना, किसी भी फंक्शन में हम क्यों जाते हैं? ठूसने मैम, खाने पीने जाते हैं बढ़िया। तो ये भी वही मेहमान हैं, ये आ तो गए शादी में और खाएंगे भी, बिल्कुल बिल्कुल जैसे नहीं कहते बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप्स। तो मतलब बोलो मैम, सारे मैं कहते ना मुहावरों की क्लास ले लेती हूँ। बिन बुलाए मेहमान हैं और बिल्कुल खाना वाना खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं। तो ये कौन है? इतना टाइम मैंने दे दिया, मुझे उम्मीद है जो फास्टेस्ट होंगे ना, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आ गया होगा आंसर। तो कौन है ये वही हैं, अनवांटेड, नहीं चाहिए हमें, वीड। यस, ये वीड हैं, प्लांट्स के वीड्स हैं जो कि बिन बुलाए मेहमान हैं। इन्हें हम ग्रो नहीं करते हैं, ये उग जाते हैं। अच्छा चलो, उग गए मतलब शादी में आ गए, पर क्या करेंगे शादी में? खाएंगे। मतलब ये क्या करते हैं, जो हमारे क्रॉप्स हैं जिन्हें हमने ग्रो किया है, उनके लिए हम जो न्यूट्रिशन देते हैं ये वो भी ले लेते हैं, कंपटीशन करते हैं। हवा है, पानी है, न्यूट्रिशन है, सब ले जाते हैं। तो यही है वो विलन्स हमारे, और इन विलन्स के नाम दिए हैं ज़ैंथियम, पार्थिनियम, सैपरस, रोटेंडस आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट आई क्लियरली टोल्ड दैट इज सी वीड्स। यस, आई समझ बिन बुलाए मेहमान। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। हीट ऑफ डैम्प ग्रेन इन स्टोरेज अकर्स ड्यू टू डैश। बहुत ही, मुझे ऐसा लग रहा है, लग ही नहीं रहा इंटरमीडिएट लेवल है, बिकॉज हमने पढ़ा इतने अच्छे से। हीट ऑफ डैम्प ग्रेन इन स्टोरेज अकर्स ड्यू टू infestation by insects, decrease in atmospheric pressure, decrease in humidity, high moisture content and growth of molds। देखो, एक टॉपिक याद आ रहा हो, चलो क्रॉप में हमने सब कर लिया। क्रॉप में हमने क्या कर लिया? सब मतलब अगर हमने क्रॉप को ग्रो किया, क्रॉप को मैनेज किया, न्यूट्रिएंट दिया, पानी दिया, सब, अब क्रॉप ग्रो हो गई, ठीक है, बन गई, मस्त वाली क्रॉप आ गई, बेहतरीन। अब मेन काम आता है लास्ट वाला, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स को स्टोर करने का, क्योंकि दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आपने इतनी मेहनत की है, आपने क्रॉप्स को ग्रो किया है, फील्ड्स में टेक्नोलॉजी लगाई, पैसा वक्त सब लगाया आपने, उम्मीदें भी लगाई है फार्मर्स ने, अब स्टोर अगर सही से नहीं करा, क्या बोला, स्टोर, उसे जहाँ रखते हैं वो सही से नहीं करा, तो खेल खराब है। एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल। पता है कैसे? हमारे घरों में देखते हो, मम्मियाँ किचन में कितने अच्छे से सब स्टोर करके रखती हैं, और अगर कोई भी शक्कर वक्कर लो, नमक लो या कुछ भी बोलते हैं, इसमें गीला चम्मच मत डालना। बहुत डांट पड़ती है इसके लिए। क्यों डांट पड़ती है? क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आप कुछ भी ऐसे वेट चीज़ हो जाए, डैम्पिंग हो जाए, क्यों होती है ये सब? क्योंकि हमने गीली चीज़ें डाल दी, तो मतलब मॉइस्चर बढ़ गया। क्या बोला? गीली चीज़ें डाल दी तो मॉइस्चर बढ़ गया। मॉइस्चर किसे न्योता देता है? इन्विटेशन देता है एक्चुअली। मॉइस्चर बढ़ाया और एक इन्विटेशन है किसको? यही कीड़े मकोड़े, पैथोजन, मोल्ड्स वगैरह जो बनने लगते हैं अपने आप से तो नहीं, खैर जो कंडीशंस मिलती हैं उनके थ्रू ही बनते हैं। ये जो कंडीशंस हैं इनके थ्रू ही बन जाते हैं मोल्ड्स वगैरह। तो उससे क्या होता है, जो हमारी ग्रेन्स हैं, इतनी मेहनत, बोलते हैं ना, गई मेहनत पानी में, तो सही में गई। अच्छे से बनाए थे, स्टोर सही से नहीं किया, तो ग्रेन्स खराब। तो मतलब जो आता है ना पेपर्स वगैरह में कभी, की पूरी फसल खराब हो गई, तो कुछ यही कारण होते हैं। ठीक है, तो अब ज़रा मैंने कहानी बताई तो आंसर भी बता दोगे। हीट ऑफ डैम्प ग्रेन इन स्टोरेज अकर्स ड्यू टू डैश। इनमें से आई फील ऑप्शन डी, हाई मॉइस्चर कंटेंट एंड ग्रोथ ऑफ मोल्ड्स इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर। मुझे मज़ा आने वाला है अब। क्यों? क्योंकि फिगर्स और ऐसे वाले क्वेश्चन है ना, बड़े ही ट्रिकी होते हैं, और ट्रिकी सॉल्व करने में मज़ा है, क्योंकि जब अच्छे से पढ़ा हो तो मज़ा आएगा, और आपको भी आएगा। देखो क्या है इसमें, बीच में दिया है आपको बी कीपिंग। क्या लिखा है? बी कीपिंग। मतलब अब हमारा कंसंट्रेशन कहाँ होगा? मधुमक्खियों से लेके, बी से लेके, विच मीन्स एपीकल्चर पे। 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी, विच मीन्स इन 4 ऑप्शंस में। अभी आगे आएगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या है, आप ये फिगर ऑब्जर्व करोगे, बता देती हूँ। फिर यहाँ पे देयर बी अ बॉक्स,
ओके, इंस्ट्रक्शन अच्छे से सुनना, फिर गड़बड़ हो गई फिर तो कंफ्यूज हो गए कहाँ चल रही है कहानी, कहानी में पीछे छूट जाओगे, है ना। तो क्या बोला, ये फिगर है ना, इसमें ए बी सी डी ऐसे आपको ऑप्शन दिए हैं, नाम नहीं बताया है, और बोला एपीकल्चर यानी बी कीपिंग से रिलेटेड कोई चीज़ है। यहाँ पे बॉक्स दिया है, वही ए बी सी डी को अलग अलग जगह पे आइडेंटिफाई किया है। क्या, वही ए बी सी डी को अलग अलग, यानी ए हो सकता है इनमें से कुछ हो, बी हो सकता है इनमें से, एंड सो ऑन। इसी बेसिस पे देन लिसन केयरफुली, इसी बेसिस पे वी हैव ऑप्शंस। क्या है, इसी बेसिस पे वी हैव ऑप्शंस। ए बी सी डी दिया है और बताया है कि हो सकता है A2 हो या B1 हो या A1 हो, ऐसे बताया है। तो इनमें से हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। कहानी समझे कि नहीं, रिलेटेड है ये क्वेश्चन थोड़ा। कैसे रिलेटेड है ये यहाँ पे हमने देखा है फिगर है, इसके आगे क्या है, टेबल है, टेबल में आइडेंटिफाई करेंगे हम, और पता है क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ना एक जगह लिख देंगे, हमने गेस किया ए ये है बी ये है, फिर आगे जाके हम मैच कर देंगे। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप वाला क्वेश्चन है, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छे से समझ जाओगे। ओके, तो आते हैं ज़रा क्वेश्चन पे। ओके, तो मतलब क्या देख रहे हैं हम, ये इमेज देख रहे हैं, इमेज में देख लो क्या है, ए बी सी डी है, इतना समझ लो अभी क्या कि इसमें सब कुछ रिलेटेड है किससे, बी कीपिंग से, बी कीपिंग से रिलेटेड है। सो लेट्स कम इस डायग्राम पे, इस टेबल पे, एक्चुअली इस टेबल पे हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि कहाँ कहाँ है बी कीपिंग से रिलेटेड चीज़ें। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करा करो क्वेश्चन को। मानती हूँ किसी किसी को लगता है कि मैम इतने स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो टाइम निकल जाएगा, टाइम भी होता है, कैसी बात कर रहे हो, तो देखो टाइम अच्छी बात है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम जल्दबाजी करें। जल्दी और जल्दबाजी में फ़र्क होता है, जल्दी करो बट स्मार्टली करो, स्टेप बाय स्टेप देखो, उससे आंसर भी करेक्ट आएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ए है यहाँ पे, ए में देखो इन चारों ऑप्शंस में से वेयर कैन यू फाइंड अ रिलेशन विद हनी, हनी यानी बी कीपिंग से, सॉरी नॉट ओनली हनी, बी कीपिंग से। एक्चुअली क्या है ना, मधुमक्खी इमेजिन करते हैं तो हनी ही याद आ जाता है, ठीक है। अब आओ ए पे, फर्स्ट क्या है, फॉर मिल्क एंड ड्रॉट लेबर। तो मिल्क एंड ड्रॉट लेबर की जब बात करो, मिल्क दूध ये सब किसके काम है, ये तो कैटल के काम है ना, ये काउज हैं बफेलोज हैं, इनके काम है। अरे मधुमक्खी कहाँ से आई, हाँ वो तो बी मिल्क अलग चीज़ है भाई, एंड वो भी अपने लिए ही होता है, उनके लिए प्रोवाइड थोड़ी ना करते हैं वो हमें। तो ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं आएगा। ए क्या हो सकता है, सेकंड देखते हैं, फॉर एग एंड मीट। कहाँ आ रहा है एग एंड मीट, एग एंड मीट तो पोल्ट्री का डिपार्टमेंट है। यहाँ पे पता है कैसा है, जैसे डिपार्टमेंट नहीं होते हैं, स्कूल्स में डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफिस में डिपार्टमेंट है, कोई भी ऑफिस हो डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, वैसे ही इनके डिपार्टमेंट है। ये कैटल का डिपार्टमेंट है, ये पोल्ट्री का है। तीसरा आओ, फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स। एज सुन एज आई हर्ड हनी और मज़ा आ गया, यस करेक्ट, बी कीपिंग में ए हो सकता है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स, ये एक बी कीपिंग में इंक्लूड होता है। फिर भी चौथा चेक करेंगे, फोर्थ वी विल चेक फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क ओनली, नो मिल्क की बात है ही नहीं। मतलब वॉट वी आर ट्राइंग टू कंक्लूड, धीरे धीरे समझना। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ए क्या होगा 3, ए होगा 3, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे ऑप्शन में 3 होगा, बी कुछ और हो सकता है, तभी तो आगे आपको टेबल दिया गया है टू चूज। तो ए है 3, स्टेप 1 अचीव, राहत की सांस। अब आओ स्टेप 2 पे, बी देखते हैं। बी भी होगा बी कीपिंग से रिलेटेड, लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स। तो व्हेन वी टॉक अबाउट लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स, कुछ याद आ रहा है, लेयर यानी क्या, एग लेइंग, जो अंडे देते हैं वो वाली बर्ड्स, एंड ब्रॉयलर्स यानी जिनसे हम मीट लेते हैं, यानी इधर एग मीट प्रोडक्शन की बात है, इन शॉर्ट कह सकते हैं पोल्ट्री की बात है, तो ये नहीं आया बी कीपिंग में। नेक्स्ट आता है लोकल एंड इटालियन वेराइटी। तो ये थोड़ी अच्छी बात लग रही है मुझे, क्यों, क्योंकि लोकल वेराइटी, इटालियन वेराइटी, ज़रा इधर तो आइए, किधर आइए, मैं कहना चाह रही हूँ लोकल मतलब क्या, लोकल मतलब अरे वही देसी, शहर में, देश में लोकल। इटालियन, इटालियन मतलब क्या, इटली से आई हुई, इटालियन यानी इटली से आई हुई, स्पेसिफिकली इटालियन दिया है, एग्जॉटिक है हाँ बाहर की है लेकिन इटली से आई है। तो लोकल स्पीशीज़ जब हम बात करें, कुछ कुछ हमने देखी थी, एपिस इंडिकस, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे। एपिस क्या है, बी का जीनस है, और इटालियन स्पीशी हमारी कौन सी थी, एपिस मेलिफेरा। इसका नाम याद आ रहा हो तो बताना। इसको हमने कहा था दिस इज ऑल्सो नोन एज इटालियन बी बिकॉज वी हैव ब्रॉट दिस फ्रॉम इटली। क्यों लाया है, बिकॉज ये बहुत ही हाई प्रोडक्शन देती है हनी का, हाई यील्डिंग है, बहुत टाइम तक बी हाइव में रहती है, अच्छा प्रोडक्शन देती है, तो ही हम इसे इटली से लाए थे भैया, इटली वाली बी है, इटालियन बी।
तो बी बोला यानी बी से रिलेशन है, तो यानी लोकल और इटालियन वेराइटी से कहना चाह रहे हैं कि ये बी की कुछ वेराइटीज़ हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट भी चेक कर लो, इंडियन एंड एग्जॉटिक ब्रीड, तो नहीं, एग्जॉटिक ब्रीड्स नहीं। इटालियन वेराइटी स्पेसिफिक बता दिया ना इन्होंने, बिकॉज हमने इटालियन बी देखी थी, करेक्ट। अब आओ स्टेप 2 अचीव्ड, यानी बी क्या है, बी 2 है, 3 नहीं, बी क्या है, 2 है, हाँ बी 2 है, ए 3 है, बी 2 है। चलो स्टेप 3 करते हैं, सी पे। सी पे आ गया फाउल, फाउल गलत है, मतलब ये फाउल फाउल है। कैसे, फाउल यानी बर्ड्स होती हैं, पोल्ट्री बर्ड्स, तो ये बी कीपिंग में नहीं आती हैं, इनको छोड़ दो। बर्ड भी नहीं है, क्या बी बर्ड वगैरह तो नहीं है ना, ये तो नहीं कहोगे। डेयरी एंड ड्रॉट एनिमल्स, डेयरी एंड ड्रॉट एनिमल्स भी नहीं, दूध वगैरह का काम नहीं है, कितनी बार का हो गया मेरा, है ना, दूध वगैरह का काम नहीं है। और ड्रॉट यानी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, तो किसी बी को देखा है मधुमक्खी को बिल्कुल ऐसे काट खींच रही है या फिर ऐसा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बोलो मैम रिलेटेबल ही नहीं है बात। और लास्ट आता है बी, द वर्ड इटसेल्फ, द यू नो ऑर्गेनिज्म, द एनिमल इटसेल्फ, बी। तो यहाँ पे है सी 4, सी हो गया 4। लास्ट बचता है डी, जल्दी से कर लेते हैं। एपिस मेलिफेरा पहला ही ऑप्शन दिख गया, इसे कहते हैं, ये अच्छे ऑप्शन लगते हैं मुझे, पहला ही ऑप्शन करेक्ट मिल जाए, यानी डी का क्या आंसर है 1। अभी देखा पीछे, ये है इटालियन वेराइटी एपिस मेलिफेरा, जिसे हम कहते हैं इटालियन बी। असील एंड लेगहॉर्न भी नहीं, असील एंड लेगहॉर्न क्या होती हैं ज़रा बताओ, क्या होती है असील एंड लेगहॉर्न, पोल्ट्री में देखा है हमने, मुर्गी मुर्गी, असील एंड लेगहॉर्न। करन स्विस कौन है, ये है हमारी कैटल्स में आती हैं, साहिवाल और ब्राउन स्विस को जब हम क्रॉस ब्रीड कर देते हैं, जर्सी, रेड सिंधी, ये सब भी हमारी क्या है, कैटल्स हैं, तो इनको कर दो टाटा बाय बाय, डी भी हो गया 1। अब जब ये देख लिया है, क्या देख लिया है, ए 3 है, बी 2 है, सी 4 है एंड डी 1 है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे। क्या बोला था, चलो याद कर लेते, मुझे तो याद हो गया ना, ए 3 है, बी 2 है, सी 4 था, डी 1 था, हाँ बेटा इतना तो याद हो ही जाता है। तो ये है, अब इसको देख के बस छोटा सा काम करना है, मैच द फॉलोइंग का, क्योंकि आपने पहले ही आंसर निकाल दिया, अब आपके लिए इजी है। अब देख के बताओ ए में 3 ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन लास्ट वाला डी, और मुझे लगता है ये पूरा करेक्ट है, 3, 2, 4 एंड 1, विच मीन्स ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। होपफुली मैं मतलब ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप किया, समझ आया, ऐसे अप्रोच करोगे तो बिल्कुल गलती नहीं होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत सेंटेंस स्टेटमेंट, एक ही बात है, गलत सेंटेंस ज़रा बताओ हमें, ठीक है, मतलब 3 सही होंगे मैम, ओके। एनिमल हस्बेंड्री इज साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक, यहाँ कहना चाह रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री, वही जो हमने चैप्टर के पार्ट 2 में पढ़ा है, वो क्या होता है, इट इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक क्या होता है, वो एनिमल्स जिनकी हम यूजुअली फार्मिंग करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, रियरिंग करते हैं, क्यों, टू गेट सम बेनिफिट्स फ्रॉम देम। बेनिफिट्स कुड बी एनीथिंग, अलग अलग टाइप के हैं, कहीं से एग ले रहे हैं, मिल्क, मीट, हनी, ये सब। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है, विच मीन्स कि हमने ये तो फार्मिंग और साइंस इन सबको मिला के टेक्नोलॉजीज़ को कुछ ऐसे मेथड्स बनाए हैं ताकि प्रोडक्शन अच्छा भी हो, अच्छा यानी क्वालिटी भी अच्छी हो और क्वांटिटी भी मिले। अब चाहे उसके लिए हमें हमारी देसी ब्रीड्स चाहिए हों या बाहर की एग्जॉटिक, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एनिमल हस्बेंड्री इज साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक। इसी हस्बेंड्री में हमने क्या क्या देखी थी, कैटल फार्मिंग, फिश फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, बी कीपिंग, कितनी सारी चीज़ें देखी थी, तो ये सब आएंगे एनिमल हस्बेंड्री में। नेक्स्ट आ जाओ, यानी फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, चलो सेकेंड है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज अ क्रॉस बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द सेम जीनस। तो ये हाइब्रिडाइजेशन पहली बात तो क्या होता है, व्हेन यू रिमेंबर, इफ़ यू रिमेंबर कि जो हम ब्रीडिंग करवाते हैं, प्लांट ब्रीडिंग भी हमने देखा था, ब्रीडिंग यानी क्या कि जो है हम क्रॉस करा रहे हैं, मेटिंग, फर्टिलाइजेशन। अब ब्रीड्स में भी हम क्या करते हैं, हाइब्रिड बनाते हैं। हाइब्रिड यानी क्या, एक अलग वेराइटी हो या अलग अलग स्पीशीज़ हो, उसमें ही हमने कुछ टाइप पढ़े थे, इंटर स्पेसिफिक याद आ रहा है, इंटर वेराइटी, ये सब क्या थे, इंटर वेराइटल, मतलब अलग अलग टाइप में हम क्रॉस करवाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, एक हाइब्रिड। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स हैं, डिज़ायर्ड यानी हम चाहते हैं, हमारे लिए ग्रो करते हैं ना, ये प्लांट्स क्यों कर रहे हैं, ये प्लांट्स को हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, फॉर फूड, एंड व्हाट वी एक्सपेक्ट इज़ कि हम जो कैरेक्टर्स चाहते हैं उसमें मिले। यूजुअली कैरेक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होंगे कि ये क्रॉप डिजीज़ रेजिस्टेंट हो,
कुछ हाई यील्डिंग हो, किसी का टेस्ट अच्छा हो तो किसी का कलर अच्छा हो। तो वैसे ही एक टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इधर स्पेसिफिक से याद आ रहा हो, जब हम साइंटिफिक नेम पढ़ते हैं तो दो चीज़ देखते हैं, एक देते हैं जेनेरिक नेम और दूसरा आता है स्पेसिफिक एपिथेट। एंड अगर ये भी याद नहीं आ रहा हो तो डोंट वरी, इसको हम और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जीनस। अच्छा ये तो अब बोलोगे हाँ मैम जीनस बोला तो याद आ गया, जीनस और स्पीशीज, जीनस और स्पीशीज। तो इन्हीं को कहा जाता है जेनरिक नेम यानी जीनस, स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीशीज। तो यहाँ स्पेसिफिक आया, बहुत सिंपल कर दूंगी मैं, देखो यहाँ स्पेसिफिक आया और यहाँ स्पेसिफिक आया, वो एक ही मतलब है। इंटरस्पेसिफिक यानी डिफरेंट स्पीशीज, स्पेसिफिक यानी स्पीशीज है तो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में हम क्या कराते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑब्टेन करने के लिए, ताकि जो हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो उसमें मिले। इंटर का मतलब क्या होता है, जैसे इंटर स्कूल सुनते होगे, कंपटीशन इंटर स्कूल, इंटरनेशनल, यानी क्या इंटर स्कूल मतलब दो से ज़्यादा स्कूल जो हैं अपने आपस में जो है कंपटीशन कर रहे हैं, इंटर यानी स्कूलों के बीच में, वैसे इंटर स्पेसिफिक यानी स्पीशीज़ के बीच में हाइब्रिड। सो दिस इज़ बेसिकली बोलोगे मैम जो आपने थ्योरी बताई उस हिसाब से वी फील कि दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है कि नहीं? अब आओ किस पे आओगे, ऑप्शन नंबर 3 पे यानी सी पे। सी क्या कहता है, अर्थवॉर्म आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट। क्या बोला है, अर्थवॉर्म आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट। तो इसलिए ज़रा ये समझो कि कंपोस्ट क्या होता है। दो चीज़ें होती है, एक तो होता है सिर्फ कंपोस्ट, क्या बोला, एक होता है सिर्फ कंपोस्ट। अब ये कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कंपोस्ट वगैरह जो है यूजुअली हम यूज़ करते हैं जब हमारे प्लांट्स को, जैसे मैन्योर सुना आपने, फर्टिलाइज़र सुना, उसी में एक टाइप होता है कंपोस्ट। कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं यानी क्या, जो भी एनिमल्स के जो भी यानी वेस्ट हम कह सकते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल है, जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट हैं उनको मिला के जो बनता है दैट इज़ कंपोस्ट। और इसको क्या करते हैं, हम डालते हैं, किस में डालते हैं, सॉइल वगैरह में डालते हैं। तो उससे क्या होता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो रिप्लेनिश होती है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट डलते हैं मतलब उससे न्यूट्रिएंट्स आता है। अब कंपोस्ट में ही आता है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी, वर्मी नाम याद आया कि नहीं, वर्मी फॉर्म पढ़ा था, वर्मी फॉर्म। वर्मी इज बेसिकली जो वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वॉर्म्स, तो उसी में जो है अर्थ वॉर्म, तो अर्थ वॉर्म वर्मी फॉर्म है ना। तो अर्थ वॉर्म में क्या करते हैं, ये जो कंपोस्ट है ना, इसमें ये क्या करते हैं, अर्थ वॉर्म डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, या वैसे तो नेचुरली प्रेजेंट भी रहते हैं। तो इनकी मदद से क्या है, अर्थ वॉर्म का काम पता है क्या होता है, ये जो डेड और डिकेड मैटर या ऑर्गेनिक वेस्ट है ना, उनमें से न्यूट्रिएंट्स निकालने का ये काम करते हैं। तो अब क्या हुआ, कंपोस्ट तो पहले ही था रिच इन न्यूट्रिएंट, अब जब वर्मी कंपोस्ट किया तो इन अर्थ फॉर्म्स ने और ब्रेक डाउन कर दिया उन वेस्ट को, और न्यूट्रिएंट्स दे दिए, मतलब और ज़्यादा न्यूट्रिशन, पहले थोड़े थे अब और ज़्यादा हो गए। विच मीन्स अर्थ फॉर्म आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट। क्या ये सही बात है? तो बिल्कुल सही बात है। तो बोलेगा मैम गलत तो लास्ट ही लग रही है। चलिए फिर भी ऐसा नहीं है, हम तुक्के लगाएंगे, गलत लास्ट है। देखो क्यों है गलत लास्ट वाली, आयरन मैंगनीज बोरॉन आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या बोल रहे हैं, आयरन मैंगनीज बोरॉन आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रो और माइक्रो ये दो न्यूट्रिएंट्स पढ़ाने के लिए मैं ज़रा इधर आ जाऊंगी। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट याद आ रहा है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हमने प्लांट्स में क्या देखा था, न्यूट्रिएंट्स दे रहे थे हम, उसमें भी दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स देखे थे, मैक्रो और माइक्रो। टोटल 17 होते हैं न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो कितने होते हैं, मैक्रो होते हैं 9, माइक्रो होते हैं 8। इन दैट टू आपको मैंने जिंगल के थ्रू क्या याद कराए हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एक दो बार मैं पहले भी बनाया था, पिछले वीडियोस में भी बनाया है, इसमें भी मैं आपके लिए ज़रूर से वो जिंगल बनाऊंगी। क्यों है, हम याद करते हैं, क्योंकि देखो सिर्फ मैं बनाती नहीं हूँ, मैं भी ऐसे ही याद करती हूँ, बिल्कुल मैं तभी तो आपको वही चीज़ बता रही हूँ। सिंपली हम क्या करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को याद कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़े कम होते हैं नंबर में, वैसे एक ही कम होता है, मतलब मैक्रो 8 है, ओ मैक्रो अगर 9 है तो माइक्रो कितने होते हैं 8। अब इन 8 को याद कर लो, और इन 8 के अलावा जो भी आ जाए वो मैक्रो है। क्लियर है कि नहीं, इन 8 को याद कर लो, इन 8 के अलावा जो भी आ जाए वो क्या हो जाएगा, मैक्रो हो जाएगा। तो हमने क्या करा था, एक छोटी सी बात बोली थी कि मंडे मॉर्निंग बहुत ही बेहतरीन होती है, तो तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्लास में क्यों नहीं जाते हो, तो फैब मंडे मॉर्निंग क्यों नहीं जाना है तुम्हें स्कूल, स्कूल नहीं चलो क्लास ले लेते हैं, क्यों नहीं जाना है क्लास। तो अब इसमें से बोलो मैम नहीं जाना है हमको तो अब आगे देखो, मेरा कहने का मतलब क्या है,
नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन तो वैसे भी आप देख रहे हो मैग्नेट ब्रेन्स है ना, आपको सब मिल रहा है यहाँ पे। आयरन है, बोरॉन है, मैंगनीज है, नेक्स्ट क्या है, MO से निकाल लो मोलिब्डेनम, Q इज फॉर कॉपर, ये उसका साइंटिफिक नेम होता है, क्यूपरस हम जिसे कहते हैं। Ni से निकल, कहीं नहीं निकलना है, ये वाला निकल जो एलिमेंट होता है। जाना इज एक्चुअली जिंक, Zn, एंड क्लास का जो Cl था दैट इज क्लोरीन। तो ये हो गए हमारे 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए। बहुत ही सिंपल है याद करना, 8 है टोटल नंबर में। अब जरा ये देख के बताइए क्या बोला है इधर क्वेश्चन में, आयरन, मैंगनीज एंड बोरॉन, ये कह रहे हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मैक्रो यानी जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं प्लांट्स को। अभी मैंने देखा आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, कहाँ कहाँ देखा, देखो मार्क कर देती हूँ, आयरन, मैंगनीज और बोरॉन है क्या, अच्छा यहीं पे तो है बोरॉन, आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, ये तीनों क्या है, ये तो माइक्रो है मैम, ये कम क्वांटिटी में यूज़ होंगे। तो मैंने कहा माइक्रो याद कर लिए तो कहानी ख़त्म है, कैसा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे तो ये ऑप्शन गलत होगा, यानी आयरन, बोरॉन, मैंगनीज तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, विच मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एडवांटेजेस फॉर कैटल ब्रीडिंग। इन सब में से कैटल को ब्रीड करने के लिए सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस क्या होता है, एक है इन ब्रीडिंग, एक है रैंडम ब्रीडिंग, एक है कंट्रोल ब्रीडिंग और लास्ट है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग जैसे मैंने आपको बताया, ब्रीडिंग यानी क्या, मेटिंग कराना, फर्टिलाइजेशन कराना, जो है नई ब्रीड्स निकालना। अब एक तो होती है नेचुरली जैसे ब्रीड करेंगे, और एक टाइप ऐसा होता है देखो जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ये टाइप सबसे बेस्ट भी क्यों होता है ज़रा समझ लो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो हमारे डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स हैं ना, हम उन्हें मैच कर सकते हैं। जैसे डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स मान लो, एक ऐसी कैटल है जो हाई यील्डिंग है, क्या है, हाई यील्डिंग यानी ज़्यादा प्रोडक्शन देती है, और एक ऐसी कैटल है जो कि हम कह सकते हैं कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ओके, जो वो मिल्क देती है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब हम इन्हें मेट करवाना चाहे, मान लो नेचुरली ये काम नहीं हो रहा हो, बट आर्टिफिशियल मीडियम में, आर्टिफिशियल जो ब्रीडिंग है वो हम कर सकते हैं। आर्टिफिशियल कैसे होगा, यानी कि जो हमारा मेल है बुल हम कह सकते हैं, और जो फीमेल है काऊ है, कैटल्स है ना दोनों, तो ठीक है। अब हम ब्रीडिंग में क्या करेंगे, हम आर्टिफिशियल ब्रीडिंग में बेसिकली जो मेल के मेल गैमेट्स हैं, ओके, उनको हम क्या कर सकते हैं, फ्यूज़ कर सकते हैं। किसमें, फीमेल, हम एग बोलो या फीमेल गैमेट बोल दो, एक ही बात है, फीमेल गैमेट के साथ। तो इससे क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, हम थोड़े मतलब ही तो हैं, हमको चाहिए डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स। तो ये ऑब्टेन करने के लिए आर्टिफिशियल ब्रीडिंग जो है, दैट इज़, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग जो है सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि हम आर्टिफिशियली कर सकते हैं इसको। अपने जो भी कैरेक्टर्स, हाई यील्डिंग है, क्वालिटी है, और भी काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, जैसे टेस्ट की बात आती है, कुछ कुछ कलर होता है, थिकनेस होती है मिल्क की, तो उस हिसाब से हम मेट कर सकते हैं। तो विच मीन्स आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Let's move on to question number 11. Plants providing nectar and pollen to the honey bee are collectively called as. तो सुनिए, अब किसकी कहानी है, हनी बी की कहानी है। हनी बी के लिए ना दो मेन हम कंडीशंस कहते हैं कि यानी ये फैक्टर्स बहुत ही हाईली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो हम शहद मिलता है ना हमको उसके लिए। एक के नाम बिल्कुल याद करो अच्छे से, पैस्चरेज। पैस्चरेज बेसिकली क्या, जो भी हम हनी इवन कंज्यूम करते हैं तो उसमें देखा होगा कहीं अगर किसी ने ऑब्जर्व किया है तो कौन से ऑब्जर्व किया है, नेम लिखे रहते हैं। और नेम कैसे लिखे रहते हैं, फ्लावर के नाम के आगे लिखा रहता है कि इस फ्लावर से ये हनी बना है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल ले लो सनफ्लावर हनी या ऐसा लिली हनी, ऐसे एग्जांपल्स हैं कि ऐसे नाम दिए हैं। तो उसका मतलब क्या है, फ्लावर का रोल क्या है, फ्लावर का रोल ये है कि हनी बनाने के लिए मेनली क्या लेते हैं, बीज, नेक्टर एंड पोलन। नेक्टर क्या है, जैसे हम जूस पीते हैं वैसे ही फ्लावर का जूस बीज पीते हैं, नेक्टर। एंड पोलन तो हमें पता ही है, फ्लावर में जो स्टेमन होता है उसमें से पोलेंस निकलते हैं। पोलेंस यानी मेल गमेट्स, ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स ये हैं, इनके थ्रू जो है प्लांट्स बीज बनाते हैं। प्लांट्स कैसे बनाएंगे, बीज बनाते हैं हनी, ठीक है। अब पैस्चरेज क्या है, इतना सोचो कि अगर ये फ्लावर से ये चीज़ें ले रहे हैं तो फ्लावर का जैसा टेस्ट होगा। क्या बोला, फ्लावर से नेक्टर और पोलन ले रहे हो तो फ्लावर का जैसा टेस्ट होगा, अरे वैसा ही तो टेस्ट होगा हनी का।
तो विच मीन्स कि सिलेक्शन ऑफ फ्लावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सही फ्लावर चुना जाएगा तो उस पे बेस। तो जो प्लांट्स नेक्टर और पोलन प्रोवाइड करेंगे हनी बी को, उन सबको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, दैट इज़ बेसिकली पैस्चरेज। और इन पे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है जो हमारा हनी हम कंज्यूम करते हैं उसका टेस्ट। सो विच मीन्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आओ आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे, विच वन इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बोला जा रहा है, अगेन नॉट पे मार्क कर लो। नॉट यानी क्या, नहीं है कार्बोहाइड्रेट का सोर्स। तो इसमें अगर किसी को बहुत परेशानी होती है कि मैम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट से याद ही नहीं होता किस में आता है किस में नहीं आता है, तो ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहले मुझे भी नहीं होता था सही में। तो बहुत सिंपल एक तरीका निकाला मैंने। कार्बोहाइड्रेट्स का पहला लेटर क्या, सी है। सी से खाने की चीज़ें क्या आती है, सीरियल। अरे वो टीवी वाला सीरियल नहीं, ये सीरियल जो दाल नहीं, चावल और क्या कहते हैं, गेहूँ, व्हीट, ये सब आते हैं। तो ये सब क्या हुए हमारे सीरियल्स। तो मतलब इतना समझ जाओ कि सीरियल्स में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा होता है। क्या बोला, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स ज़्यादा होता है। ऑन दी अदर हैंड पल्सेस, यानी यहाँ आ गई दालें, है ना, पल्सेस की बात करो तो उनमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा रहता है, प्रोटीन का सोर्स ज़्यादा रहता है। अब ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ प्रोटीन हो, थोड़े थोड़े कार्ब्स होते हैं, मतलब पर कहते हैं ना किसी चीज़ में कोई चीज़ ज़्यादा हो, एकदम सोर्स हो, प्रोटीन चाहिए तो पल्सेस का प्रोटीन, सीरियल्स का कार्बोहाइड्रेट। तो ये तो छोड़ो, चलो सीरियल्स की ही बात करनी है। तो आपको बस क्या करना है, इजी सा काम है, इनमें से देखो, क्या बोला, इनमें से देखो कि सीरियल जो है कौन से नहीं है, यानी 3 इसमें से कोई सीरियल होंगे। तो वैसे ही हम देख पा रहे हैं इतना क्लियरली। इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ क्या होती है। राइस, मिलेट, सोरगम, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों सीरियल्स हैं, ये तीनों होते हैं सीरियल। ऑन दी अदर हैंड ग्राम जो है, ग्राम इज नॉट अ सीरियल, विच मीन्स हमारा जो सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का कौन नहीं है, दैट इज ग्राम। क्लियर है कि नहीं। क्या करा मैंने, सिर्फ रिलेट किया। अब आपको देखो ऐसे पढ़ोगे नहीं ना कि क्या मिलेट में होता है, अब हर सीरियल को थोड़ी ना पढ़ोगे कि क्या उसमें कार्ब है या नहीं। ग्रुप पढ़ लो, एक ग्रुप पढ़ लिया तो ये सीरियल्स पहचान जाओ। तो फॉर दैट यू नीड टू लर्न सम कॉमन सीरियल्स, कॉमन पल्सेस। ओके, आ जाओ नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। व्हाट वी हैव टू डू, इनमें से हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है, यानी ये 4 दिए हैं, इसका कोई पेयर बताना है। इधर टिक करके मत आ जाना, ये 4 हैं, कोई 2 पेयर है, मतलब पेयर है कोई, वो सही है। तो देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली, क्या बोल रहा है, हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिससिमिलर प्लांट्स। बिल्कुल सही बात है, डिससिमिलर यानी क्या, अलग अलग प्लांट्स। तो इधर आइए थोड़ा, हाइब्रिडाइजेशन अच्छी बात है, ये अच्छी यानी इम्पॉर्टेंट बात है, अच्छी तो सारी ही बातें हैं, बोलो मैम इम्पॉर्टेंट ये थोड़ी है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्यों, क्या बना रहे हैं हम इसमें, हाइब्रिड्स बना रहे हैं। डिससिमिलर प्लांट्स कैसे, तो थोड़ा याद करिए, एक मज़ेदार मैंने बताया था, आलू यानी पोटैटो और टमाटर यानी टोमेटो, इन दोनों को हमने हाइब्रिडाइज किया था, एक हाइब्रिड बनाने के लिए, ब्रीडिंग करवाई थी, क्या बनाने के लिए, एक हाइब्रिड, जिसका नाम था बहुत ही मज़ेदार, इन दोनों का नाम मिला के बना दिया था, पोमैटो। यानी आलू और टमाटर के मिक्सचर से, मिक्सचर इन द सेंस इनको ब्रीडिंग करवाई थी बिल्कुल तरीके से, और उससे बना था पोमैटो। यानी क्या, आपको पता है पोटैटो अलग है, टोमेटो अलग है, कैसे अलग है ज़रा कमेंट करके बताओ। किस टाइप के जो हम कहते हैं इन्हें वेजिटेबल हैं या फ्रूट है, क्या कोई रूट वाला है, क्या कोई स्टेम वाला है, ज़रा जल्दी से, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, कमेंट करके मुझे बताइए किसके बारे में, पोटैटो और टोमेटो। क्लियर है, फास्टेस्ट कमेंट, लेट्स सी। अब आ जाओ इधर, इसे कहते हैं पोमैटो, यानी डिससिमिलर है ये, डिससिमिलर से क्या बना, हाइब्रिड, सो दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा बोलोगे ये करते क्यों हैं, ये करते इसलिए हैं, अगेन वही अपना स्वार्थ, अपना मतलब, डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स हमें चाहिए कि किसी चीज़ में, किसी में टेस्ट अच्छा हो तो किसी में कलर अच्छा हो, कोई हाई यील्डिंग हो तो कोई डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, और ज़रूरी नहीं है सब में सारे गुण हो। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग वालों को लिया और मिला दिया, और जो चाहिए था वो मिल गया। तो हाइब्रिडाइजेशन इज क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिससिमिलर प्लांट्स, तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब आओ, क्रॉस बिटवीन 2 वेराइटीज इज कॉल्ड इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। नहीं, इंटरस्पेसिफिक, स्पेसिफिक यानी क्या होता है, स्पीशीज होती हैं, और ये है वेराइटीज की बात। इंटर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक किसे कहते हैं, स्पीशी, यानी स्पीशीज के बीच की हाइब्रिडाइजेशन। ऑन द अदर हैंड
वेराइटीज के बीच में जब हो तो इसे इंटर वेराइटल कहते हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज इंटर स्पेसिफिक यानी स्पीशीज के बीच में, दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में, बट वेराइटी की बात की है यहाँ पे तो उसको हमने अलग कैटेगरी में पढ़ा था ना, दैट इज इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ये सेकेंड पॉइंट तो गलत है, पहला ही सही मिला है। अब तीसरा हो, इंट्रोड्यूसिंग अ जीन ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर इनटू अ प्लांट गिव्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। बिल्कुल सही है। क्यों सही है अभी मैं अच्छे से बताऊंगी। ये जो होती हैं जीएम क्रॉप्स हम पढ़ते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इनकी क्या कहानी है और जीन क्या होता है, तो ज़रा ये देखते हैं जल्दी से। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कह दिया मैंने, तो देखो अगेन यू विल स्टडी दिस इन हायर क्लासेस, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे सारा जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। बट यहाँ पे क्योंकि हमने यूज़ किया था इस टर्म को, है ना, प्लांट ब्रीडिंग में, तो थोड़ा देख लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से ही रिलेटेड था। जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक जो टेक्नोलॉजी है जिसे हम कहते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेशन, क्या बोला है, डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी। तो ज़रा एक बहुत ही ईजी सा, बोलते हैं ना बच्चों सा होमवर्क ले लो, डीएनए का ज़रा फुल फॉर्म तो लिख के बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, आई वांट टू सी। एक तो थोड़ा लंबा नाम है तो देखते हैं सबसे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट बोलते हैं ना, कौन है जो मुझे डीएनए का फुल फॉर्म लिख के बताएगा। डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी, ओके लिखो और आ जाओ इधर। डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी में ही क्या होता है, देखो थोड़ा सिंपल वे में मैं बता रही हूँ क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं बहुत सारे, कट लगाने वाला अलग है, जोड़ने वाला अलग है, तो हमारी कहानी वहाँ तक नहीं जानी है, उन तक जाना ही नहीं है। हमें सिर्फ ये समझना है कि ये टेक्नोलॉजी में होता क्या है। मतलब बोलते हैं ना ABCD ही नहीं पता है और आप सेंटेंस पढ़ने चले गए, तो अभी सिर्फ ABCD पढ़ रहे हैं, सेंटेंसेस जो हैं इसके पैराग्राफ्स वो आप हायर क्लासेस में देखोगे। ओके, तो इसमें क्या होता है देखो, यानी कि एक ऐसा सर्कुलर प्लाज्मिड लेते हैं हम, क्या लेते हैं, क्या बोला मैंने, प्लाज्मिड। व्हाट इज़, क्या बोला है, प्लाज्मिड बेसिकली क्या होता है। प्लाज्मिड की कहानी काफ़ी आसान है। यूजुअली जो हम बोलते हैं ना बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है प्लाज्मिड, तो ये प्लाज्मिड यूजुअली सर्कुलर टाइप का ही होता है और इसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये खुद ही रेप्लिकेट करे। तो हम क्या करते हैं, एज एन एग्जांपल प्लाज्मिड लेते हैं और हमें जहाँ पे भी डिज़ायर्ड हो कि हाँ मुझे यहाँ पे चेंज चाहिए, ये वाला क्वालिटी मुझे चेंज करनी है और उसकी जगह दूसरी लगानी है, तो हम वहाँ पे कट्स करते हैं। कट्स एंजाइम्स के थ्रू होते हैं। तो क्या हुआ, मान लो ये एरिया कट हो गया, अब हमने इंट्रोड्यूस की वो क्वालिटी जो हमें चाहिए, अरे कुछ तो चाहिए ना, तभी तो कट लगाया है, तो वो जो क्वालिटी चाहिए, ज़रा थोड़ा अतरंगी कलर लेते हैं अपन, ठीक है, वो जो क्वालिटी चाहिए वो है ये क्या है, ये हमने इंट्रोड्यूस करवाया है फॉरेन डीएनए। कौन सा, फॉरेन मतलब बाहर से, अब कहीं से भी लाए हो। दूसरा मतलब प्लाज्मिड वाला नहीं है, ये आता है फॉरेन वाला डीएनए, है ना, फॉरेन वाला ये जो मटेरियल है ये लेके आते हैं डीएनए का, और इसको हम क्या करते हैं, इसी प्लाज्मिड में कट लगाया था, मान लो ये पार्ट अब चला गया, ठीक है, इसी में कट लगाया था, ये पार्ट चला गया प्लाज्मिड का, तो उसकी जगह बताओ क्या बचा, अरे हरा प्लाज्मिड थोड़ी ना था, कैसा था प्लाज्मिड, पर्पल था ना। चलो, तो ये प्लाज्मिड यहाँ से यहाँ तक अपन कोशिश करते हैं ऐसे कट लगाएं, ठीक है, ये कट लग गया, यहाँ ये खाली हो गया। अब जब ये खाली हो गया तो नए के आने की जगह है, कौन नया आएगा, यही ग्रीन जो फॉरेन डीएनए है, यानी इसकी जगह ये लग गया। तो ये जो प्रोसेस चला, ये फॉरेन डीएनए यहाँ पे लग गया, तो ये जो नया बना है ना, ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। डीएनए यानी क्या, ये जो हमारा हेरिडिटरी मटेरियल है। अभी मैंने पीछे एक वर्ड बताया और जीन, बेसिकली हेरिडिटी मतलब क्या, जो भी हम अपने पेरेंट्स से लेके आते हैं, हम हों, प्लांट्स हों, एनिमल्स हों। क्यों कहते हैं कि तुम तो पापा जैसे दिखते हो, मम्मी जैसे, अरे बुआ मासी इन सब के जैसे दिखते हो, बिकॉज ये हेरिडिटी हम लाए हैं। तो जीन इज़, अभी के लिए समझो कि जीन इज़ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, है ना। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है बेसिक यूनिट है, उसमें ही हमने चेंजेस करे, फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस किया, तो इसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यही है डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी। और अगर ये क्रॉप्स में कर दी जाए तो वो जो क्रॉप बनता है, उससे ही तो हम कहते हैं ये वाला जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप और जीएम क्रॉप। तो इसी से याद करो 2002 की बात मैंने बताई थी। 2002 में इंडिया में बना था बीटी कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। बीटी किसका नाम है, बैसिलस थोरेंजेनेसिस नाम है उसका, बैक्टीरिया का बैसिलस थोरेंजेनेसिस, और कॉटन। तो ये क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है
मतलब ये आंसर बिल्कुल सही है, 3 वाला। फर्स्ट और थर्ड सही है, फोर्थ पढ़ लेते हैं। क्रॉस बिटवीन प्लांट्स ऑफ 2 स्पीशीज इज कॉल्ड इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। बोलो क्या कर रहे हो, यहाँ आना चाहिए था वेराइटल, यहाँ आना चाहिए था स्पीशीज, उल्टा पुल्टा कर दिया, ऐसा लग रहा है ना। तो चलो, मतलब ऑप्शन 1 और 3 करेक्ट हैं। अब ज़रा ढूंढो तो कौन सा पेयर है। अरे वाह, पहला वाला ही है, बड़ा मज़ा आता है मेरे को पहला आंसर मिल जाए। चलो, ए इज़ द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। ओह सॉरी 14, क्या हो गया मेरी काउंटिंग को, 14 13 तो हो गया। बोलो मैम वापस नहीं, एक बार हो गया। अब आओ क्वेश्चन 14, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंसेज अबाउट मैन्योर। करेक्ट सही वाली सेंटेंस बतानी है। बोल भी दिया किसके लिए, मैन्योर के लिए। मैन्योर क्या होता है, ये फर्टिलाइजर्स मैन्योर्स वर्ड सुने हैं ना, ये होते हैं बेसिकली हमारी प्यारी सॉइल के लिए, सॉइल मिट्टी के लिए। क्यों, ताकि उनका न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ाए। मैन्योर्स की खास बात क्या है, अभी ही सुन लो। ऑर्गेनिक होते हैं बिल्कुल ही, यानी जो भी एनिमल वेस्ट हैं, एक्सक्रीटा है, स्ट्रॉज हैं, डोमेस्टिक वेस्ट हैं, इन सबको मिला के जो बनता है दैट इज़ मैन्योर। मैन्योर में ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होता है, यानी न्यूट्रिएंट्स। तो सॉइल को फर्टाइल यानी जो कहते हैं ना रिप्लेनिश करने के लिए हम मैन्योर्स डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छे खासे इनमें न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। तो काम समझ आया, जो काम मैंने बताया। क्या बोला, जो काम मैंने बताया, ज़रा देखते हैं ये काम है या नहीं। मैन्योर कंटेन्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या लिखा है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड लेस क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो कितनी सही बात है, क्या कहना चाह रहे हैं सुनो। बोलो डिफरेंस क्या है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब क्या, ये जो हमारे वेस्ट हम कलेक्ट कर रहे हैं ना एनिमल्स वगैरह के, वो ऑर्गेनिक होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कम कहने का मतलब लेस यानी कंपेयर कर रहे हैं। अरे है तो सही, ये नहीं कह रहे कि न्यूट्रिएंट्स नहीं है, पहले ध्यान से सुनो। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पर न्यूट्रिएंट्स हैं, बस ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है। जैसे फर्टिलाइज़र में होते हैं कि सिर्फ नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का बना दिया इन्होंने फर्टिलाइज़र। NPK है, इन 3 की क्वांटिटी अच्छी खासी है। तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है और कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स भी हैं। तो ये सही बात है मैन्योर्स की। नेक्स्ट आ जाओ, मैन्योर इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल। अब सैंडी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने का काम करता है मैन्योर, ऐसा कहना चाह रहे हैं ये। तो मुझे इसलिए ये बात सही लगी। क्यों लगी, तो देखो सैंडी क्ले, इसके लिए यार सॉइल्स तो जाननी पड़ेंगी ना, तो आ जाओ जल्दी से। सैंडी, क्लैंडी बोल रही थी मैं, मिक्स मैंने हाइब्रिड बना दिया सैंडी और क्ले का। सैंडी, क्ले एंड लोमी। सैंडी सॉइल क्या होती है, सैंड कंटेंट ज़्यादा, पर ये फिट नहीं होती है प्लांट ग्रोथ के लिए, ये भी नहीं होती है। तो इसको सैंडी को फिट बनाने के लिए, इसमें बस प्रॉब्लम क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है। अच्छी क्यों नहीं है, क्योंकि जो सैंड के पार्टिकल्स हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, और सैंड के पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो फिर कैसे ये होल्ड करेगा। तो मैन्योर क्या काम करता है, देखो अगर आप सॉइल में मैन्योर डालोगे यानी ऑर्गेनिक जो कंटेंट है वो कंटेंट आ जाएगा, मतलब भरा भरा हो जाएगा ना थोड़ा। क्या समझ रहे हो, इतने बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच बीच में कुछ मॉलिक्यूल आए, मतलब जगह जो है थोड़ी कम बची। अब जगह कम बची, क्या वाटर नीचे भग के नहीं जाएगा। पहले क्या होता था, इतने बड़े बड़े सैंड के पार्टिकल कि पानी आया और भगते से चला गया, कोई था ही नहीं बीच में, बोला रोकने वाला मुझे कोई था ही नहीं, मैं क्यों रुकूं। तो अब जब मैंने मैन्योर्स वगैरह डाले तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आ गए कुछ कुछ ऑर्गेनिक कंटेंट, मतलब अब एटलीस्ट वाटर जो है थोड़ा धीरे धीरे जाएगा, यानी होल्ड हो जाएगा, और तब तक तो जो है हमारे रूट्स काम निकाल लेंगे, ले लेंगे पानी। तो विच मीन्स मैन्योर इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल। ओके, नेक्स्ट है मैन्योर हेल्प्स इन ड्रेनिंग आउट ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम क्लेई सॉइल। तो ये बात सही नहीं है, क्यों, क्योंकि मैन्योर का ऐसा कोई काम नहीं है, वो ड्रेन आउट करने वाला काम नहीं है, मैन्योर का ड्रेन आउट करने वाला काम नहीं है। एक्सेसिव यूज ऑफ मैन्योर पॉल्यूट्स एनवायरमेंट बिकॉज इट्स मेड ऑफ एनिमल एक्सक्रीटरी वेस्ट। अरे ऑर्गेनिक चीज़ें कैसे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करने लगी मैम, हमें तो बिल्कुल नहीं लगता है, और सही बोल रहे हो, नहीं है। मैन्योर प्योरली ऑर्गेनिक है। हाँ, फर्टिलाइजर्स की बात करो तो मान सकते हैं, वो केमिकल होते हैं। मैन्योर इज टोटली ऑर्गेनिक। क्या क्या है इसमें, वेस्ट है, एक्सक्रीटा है, स्ट्रॉज है, डोमेस्टिक में भी जो ऑर्गेनिक वेस्ट है यानी फ्रूट्स पील, वेजिटेबल पील, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वो कहाँ से हार्म करेंगे, वो हार्मफुल नहीं है। तो यानी ये स्टेटमेंट थर्ड एंड फोर्थ गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड राइट है। सो लेट्स चेक ऑप्शन बी में फर्स्ट एंड सेकंड राइट है। लेट्स चेक इट एंड वी आर गुड टू गो। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, सही बोला है मैंने। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 15। आय हाय मज़ेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 इज टेबल वाला।
कुछ कुछ ना कॉम्प्लिकेशंस आने चाहिए क्वेश्चन में, तो मज़ा आता है सॉल्व करने में। आंसर द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। करेक्ट यानी सही वाला ऑप्शन बताना है। तो अच्छा, इस क्वेश्चन में पहले बता तो दूँ क्या होगा। देखो ये आपको दिए गए हैं कॉलम ए कॉलम बी, सिंपल वही बचपन में तीर बनाते थे, अरे लाइंस बनाते थे मैच करने के लिए, वो करनी है। मैच करने के बाद इधर देख लेना, जो सही मैच हो करेक्टली, दैट इज़ द आंसर। तो उसके लिए व्हाट वी विल डू इज़, यहाँ लिख के ना मैं यहाँ पे लिख दूंगी और उसे बना के रखेंगे, देन अपन नेक्स्ट में चेक कर लेंगे। आइए ज़रा कॉलम ए पे, कैटल यूज्ड फॉर टिलिंग एंड काटिंग। कॉलम ए में दिया है कैटल यूज्ड फॉर टिलिंग एंड काटिंग। कैटल यानी क्या, गाय भैंसे, काउस बफेलो। वो कैटल जो टिलिंग और काटिंग यानी काट्स वगैरह पुल वुल करने में, ट्रांसपोर्टेशन टिलिंग वगैरह करने में काम आती हैं, वो क्या होती हैं, तो उनका हमने एक नाम देखा था। नाम बहुत ही सिंपल है, ड्रॉट। ओ वाला ड्रॉट नहीं, ए वाला ड्रॉट। ड्रॉट एनिमल्स, यस, वो एनिमल्स जो हम ट्रांसपोर्टेशन टिलिंग काटिंग पुलिंग इन सब में यूज़ करते हैं, यानी इनका लेबर लेते हैं हम, मेहनत करवाते हैं इनसे, वो बेनिफिट। अब ये सब क्या है, फील्ड्स में ज़रूरी होते हैं सारे काम, तो ये करते हैं ड्रॉट एनिमल्स। मतलब ऑप्शन ए का करेक्ट ऑप्शन इज़ 3। क्लियर है कि नहीं, ये लिख देते हैं यहाँ पे। अच्छा पूरा ही लिख देते हैं ना पहले, क्या है ए बी सी डी ई एफ, एफ, अच्छा एफ तो है ही नहीं। ओके तो ए कर लिया हमने, बी वाले पे आते हैं। बी क्या है, बी है असील। असील क्या है, असील को याद करो, ये है हमारी चिकन। और चिकन की कौन सी ये कह सकते हैं ब्रीड है, बाहर वाली है या देसी है? अरे बिल्कुल देसी है मैम, असील नाम है, विच मीन्स इंडिजिनस ब्रीड ऑफ चिकन। 5th वाला है इंडिजिनस, यानी क्या, देसी वाली, हमारी इंडियन वाली लोकल ब्रीड है असील। किसकी ब्रीड है, चिकन की। ओके तो बी क्या हो गया, 5th हो गया, चलो सही है। अब आ जाओ सी पे। सी क्या है, साहिवाल और रेड सिंधी। ये भी हैं, बिल्कुल देसी नाम लग रहे हैं, तो सही सही बिल्कुल समझे हो। इंडियन ब्रीड है, देसी ब्रीड है, साहिवाल और रेड सिंधी। किसकी, बट वो तो चिकन की थी, इसको चिकन में मत डालना है। ये क्या है, ये है हमारी कैटल्स। ये कैटल्स हैं, साहिवाल एंड रेड सिंधी, यानी इंडिजिनियस ब्रीड ऑफ कैटल। 4th वाला ऑप्शन, 4th किस में है, सी में। क्लियर। अब आ जाओ डी पे, चलो ए बी सी कितनी जल्दी जल्दी हो गए। अब आओ डी पे। डी क्या है, मिल्क प्रोड्यूसिंग। मिल्क प्रोड्यूसिंग यानी वो कैटल्स जिनसे हमें क्या मिलता है, मिल्क, तो उनको हमने कैटेगरी में डाला था। मिल्क प्रोड्यूसिंग वालों को क्या बोलेंगे हम, मिल्च। मिल्च एनिमल्स भी कह सकते हैं, मिल्क कहो इसे या मिल्च कहो, ठीक है। तो मिल्क प्रोड्यूसिंग क्या हो गए, वेरी इजी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1, डी हो गया 1। तो जाहिर सी बात है ई क्या है, चिकन बेटर फेड फॉर ऑब्टेनिंग मीट, दैट इज अ ब्रॉयलर। ब्रॉयलर और लेयर याद आ रहा है। लेयर क्या होते हैं, एग लेइंग वाली पोल्ट्री, और ब्रॉयलर क्या है, जिनसे हम मीट लेते हैं, मीट प्रोडक्शन। तो क्या है, ब्रॉयलर है, ऑप्शन 2। ओके तो ये समझे, ए बी सी डी ई ये मिल गए हैं, तो बहुत आसानी सी काम है, आसानी सा काम है, आसानी का काम है एक्चुअली। बड़ो इससे पहले ना हम हिंदी भी पढ़ लेंगे थोड़ी अच्छे से, ठीक है। तो आसानी वाला काम है, चलो ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब ये देखो ज़रा, इसको देखो और मैच कर दो, क्योंकि पीछे तो काम कर दिया मेहनत वाला। A3 कहाँ है, पहले वाले में और आखिरी वाले में, तो इनको होल्ड पे रखो। देखो B5 कहाँ है, B डिसाइड कर देगा सब। B5 फर्स्ट में है, लास्ट वाले में 2 है, तो मतलब फर्स्ट वाला करेक्ट है। A3 B5 C4 D1 E2 मैच हुआ, बिल्कुल मैच हो गया मैम, सब मैच हो गया, यानी ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्जॉटिक ब्रीड्स। अगेन एक्जॉटिक, विदेशी, नाम से ही पता चल जाएगा, बिल्कुल मेहनत ही नहीं करनी है इसमें आपको। करन स्विस, जर्सी, ब्राउन स्विस या फ्रेसवाल, इनमें से कोई पेयर होगा, कोई 2 होंगे एक्जॉटिक, वो आपको देख के बताना है, ठीक है। करन स्विस की अगर मैं बात करूं, स्विस नाम तो आया है पर करन भी आया है, यानी ये क्या है, ये एक क्रॉस ब्रीड है। देखो इंडिजिनस होती है देसी, एक्जॉटिक होती है विदेशी। क्रॉस ब्रीड क्या होती है, जब देसी विदेशी को मिला दिया। क्यों करा मैम, ऐसे ही, अरे कोई ना कोई मोटिव है उसका। क्या मोटिव है, क्या गोल था, ताकि जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो मिल जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सब में सारे गुण हों, सब में सारी क्वालिटीज़ हों। तो जैसे हम यूजुअली मानते हैं जो हमारी देसी लोकल वाली हैं ब्रीड्स, उनमें क्या होता है, उनमें क्वालिटी तो भले ही अच्छी होती है बट प्रोडक्शन इतना हाई नहीं होता, यानी यील्डिंग। ऑन द अदर हैंड जो एक्जॉटिक ब्रीड्स होते हैं, दे आर वेरी हाई यील्डिंग। तो अब हमें चाहिए तो दोनों, क्वालिटी और क्वांटिटी। बिल्कुल हम इंडियंस हैं, हमें हर जगह अच्छे से प्रॉफिट चाहिए भाई, ले रहे हो तो अच्छा प्रॉफिट लो, तो उसी में हमने साइंस का यूज़ किया, क्रॉस ब्रीडिंग कर दी। किसकी, इंडिजीनियस और एक्जॉटिक की। सो करन स्विस किसका क्रॉस ब्रीड है, करन स्विस बेसिकली है साहिवाल
एंड स्विस आया है, तो स्विस क्या है, ब्राउन स्विस। ओके, इनका काऊ और बुल जो है वो हमने ब्रीड करवा दिया, साहिवाल और ब्राउन स्विस से बना करन स्विस, यानी ये क्रॉस ब्रीड है। तो पूरी एग्जॉटिक तो है नहीं ना, थोड़ी इसमें इंडियन भी मिली है, तो यानी ये नहीं होगा एग्जॉटिक। जर्सी, बिल्कुल पूरी की पूरी जर्सी जो है वो एग्जॉटिक है। ब्राउन स्विस, यस ब्राउन स्विस एब्सोल्युटली एग्जॉटिक। फ्रीजवाल, फ्रीजवाल क्या है, देखो ये दो नाम से बना है। फ्रीज यानी फ्रीस्टीन होल्स्टियन, ओके, फ्रीस्टीन होल्स्टियन ये है, और वाल से जो आया है साहिवाल। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, ये क्या है, ये भी क्रॉस ब्रीड है, हाँ, देसी विदेशी का मिक्स। तो इनका नाम भी ऐसे रख दिया कि जैसे फ्रीस्टीन होल्स्टीन इनका नाम रख दिया, तो क्या हुआ, जैसे आजकल, मतलब मैंने तो देखा है कि आजकल क्या करते हैं, पेरेंट्स के नाम होते हैं, आधा काट देते हैं और जो है बच्चे का नाम रख देते हैं। अलग कहानी है सबकी, यानी क्या मिल गया, ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 क्या है, बी, 2 और 3। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे। एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ डैश। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, तो इसमें से हमें बताना है 3 का है, मतलब 3 इनमें से कोई है करेक्ट है। तो देखते हैं क्या क्या आता है एनिमल हस्बेंड्री में। एनिमल ब्रीडिंग आती है, बिल्कुल आती है। ब्रीडिंग यानी क्या कि इनको जो है हम ब्रीड करवा रहे हैं, मेटिंग करवा रहे हैं, ताकि इनके ऑफस्प्रिंग बने। ऑफस्प्रिंग बने, ऑफस्प्रिंग से क्या होगा, जो क्वालिटीज़ हैं वो मिलेगी, हाइब्रिडाइजेशन करवाओ, काम ही तो है इनकी जनरेशन को आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा, और हमें जो है प्रोडक्शन है मिलेगा। अब वो जिस भी चीज़ का प्रोडक्शन हो, मिल्क हो, एग हो, ओके, हनी हो, क्लियर, तो दैट इज़ एनिमल ब्रीडिंग होगा। कल्चर ऑफ एनिमल्स, कल्चर ऑफ एनिमल्स एनिमल हस्बेंड्री में नहीं आता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में कल्चरिंग एनिमल्स की नहीं आता है। इसमें एनिमल लाइफ स्टॉक कहोगे, लाइफ स्टॉक आएगा। लाइफ स्टॉक यानी क्या, यही जो एनिमल्स हैं यूज़ होते हैं एनिमल हस्बेंड्री में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, वो होता है लाइफ स्टॉक। रियरिंग ऑफ एनिमल्स, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, यस बिल्कुल एनिमल्स की रियरिंग भी आती है। रियरिंग बेसिकली आप मान लो कल्टिवेशन, अब वो अलग अलग काम से हो सकता है, जिस टाइप का आप एनिमल यूज़ करो, कैटल्स को यूज़ कर रहे हो तो उनकी रेयरिंग, पोल्ट्री यूज़ कर रहे हो तो जो पोल्ट्री फाउल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनकी रेयरिंग। तो मतलब 1, 3 एंड 4 जो है वो इंक्लूड होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट किसका, एनिमल हस्बेंड्री का। सो लेट्स चेक, कहाँ दिख रहा है, 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर डी, यस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर। इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जो फर्टिलाइजर में अवेलेबल नहीं है। उसके लिए फर्टिलाइजर समझो क्या होते हैं। फर्टिलाइजर्स ऐसे सोर्स होते हैं, यूजुअली केमिकली प्रिपेयर रहते हैं, किस लिए, ताकि जो हमारा सॉइल है उसकी फर्टिलिटी हम मेंटेन कर पाए, या फिर अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी है तो सॉइल में पहुंचा पाए। तो ये क्या होते हैं, इनका एक फीचर होता है, ये स्पेसिफिक होते हैं, मतलब प्रिपेयर रहते हैं केमिकली, तो प्रपोर्शन में जो है इनमें डाले जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, और उसमें से भी हमने देखे हैं फर्टिलाइजर्स NPK। ये तीनों क्या है, ये तीनों है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। नाइट्रोजन, N क्या है इसमें से, N इज नाइट्रोजन, P इज फॉस्फोरस एंड K क्या है, पोटेशियम। K क्यों लिखा है पोटेशियम, बिकॉज ये इसका केमिकल नेम है, ठीक है। फॉस्फोरस को क्या हो गया भैया, फॉस्फोरस, अब दिख रहा है सही, ओके। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं प्लांट्स को, तो फर्टिलाइजर्स में मेनली ये तो रहते ही हैं प्रेजेंट। अब ज़रा यहाँ देखिए, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन, पोटेशियम, तो आयरन जो है दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्यों, बिकॉज आयरन इज़ अ टाइप ऑफ, समझ लो थोड़ी कहानी, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, पीछे जो इतनी बड़ी जिंगल देखते हैं हम, है ना, तो ये क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में नहीं चाहिए। ऑन द अदर हैंड NPK ग्रोथ के लिए चाहिए, लीव्स की ग्रोथ होती है, फ्रूट्स की ग्रोथ, रूट्स की, और ओवरऑल जो केमिकल ग्रोथ है, केमिकल ग्रोथ यानी केमिकल रिएक्शंस चल रही है अंदर, उसके लिए हमें ये चाहिए तीनों मेनली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो NPK तो ठीक है, आयरन नहीं होता है फर्टिलाइजर के फॉर्म में अवेलेबल, ओके। चलो अब आओ क्वेश्चन नंबर 19। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। सिंपल है, फिर से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कौन से कोड से, तो यहाँ पे कोड्स आएंगे उनसे, ठीक है। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 1 में अब ये बहुत ही सिंपल है, इसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सी वाली यहाँ पे जो है फिशेस वो कहाँ प्रेजेंट रहती हैं, लोकेशन पे बेस्ड है। जैसे कटला है, कटला, रोहू, मृंगल और फिश फार्मिंग। तो व्हेन वी टॉक अबाउट कटला, ये जो फिश है कटला, ये फीडिंग कहाँ करती है ये पूछा जा रहा है, कहाँ आपको मिलेंगी, बोलते हैं ना जैसे कहाँ पाए जाते हैं। तो वैसे ही रोहू की अगर मैं बात करूँ
सॉरी कटला की अगर मैं बात करूँ, सो दैट इज बेसिकली अ सरफेस फीडर। सरफेस यानी क्या होता है, जो सरफेस कहते हैं ऊपर, जैसे पानी है तो पानी का सरफेस ऊपर ऊपर आपको दिखेंगी, सरफेस पे कौन, कटला दिखेगी आपको ऊपर ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, समझ जाओ इस क्वेश्चन में, थोड़ा मैंने बताया नहीं आपको, देखो ए है, ए का ऑप्शन में टिक करूंगी, वैसे ही चलता जाएगा जैसे हमने देखा है, ए बी सी डी, यहाँ मैं लिख दूंगी और अपन यहाँ देखेंगे और वहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे, देन मैच ही करना है, सिंपल काम है। नेक्स्ट किस पे आ जाते हैं, कटला, क्या बताया था मैंने, सरफेस फीडर है, 2 है, सही है। अब आ जाओ रोहू पे, रोहू की बात क्या है, देखो अब अगर आप बात करते हो वाटर बॉडीज की, तो इतना समझते हो एक सरफेस होगा, एक सरफेस होगा तो एक बॉटम भी होगा, अरे ऊपर है तो नीचे होगा ना, मतलब ज़मीन है तो आसमान होगा, या आसमान है तो ज़मीन, कुछ भी कह सकते हो। तो वैसे अगर सरफेस है तो बॉटम भी होगा, तो कोई बॉटम पे होगा, कोई सरफेस पे होगा, कोई दोनों जगह नहीं, बीच में होगा, मिडिल जोन में, और कोई ऐसा होगा, और किसी की तो खैर बात ही नहीं है, मेनली यही समझ जाओ, अभी तो इन तीनों की बात है, ठीक है। आ जाओ, तो कटला क्या कह दिया मैंने, सरफेस फीडर है, समझ गए। रोहू की बात करें तो अभी जो मैंने बताया, ये ना ऊपर मिलेंगे, ना बहुत ऊपर सरफेस पे, ना बहुत नीचे, मिडिल में, ये बीच वाले हैं, बीच वाले नहीं होते वो फ्रेंड्स जो बिल्कुल ही बोलो अच्छा भाई मैं तेरे साथ भी हूँ, तेरे साथ भी, तो मतलब मिडिल जोनर है कौन, रोहू, यानी ऑप्शन 3, बी का हो गया 3। सी इज मृंगल, मृंगल होते हैं क्या, ये होते हैं बॉटम फीडर्स, ये आपको नीचे नीचे मिलेंगे, नीचे यानी जो भी वाटर बॉडी हो, मान लो जिस भी वाटर बॉडी से आप इन्हें कलेक्ट करो, तो वहाँ पे जो नीचे नीचे वाला सरफेस है ना, वहाँ पे आपको मिलेंगे बॉटम ड्वेलर्स, बॉटम ड्वेलर भी कहते हैं, यानी वहीं रहते हैं वो। बॉटम फीडर कौन हो गए, मृंगल, यानी क्या है ऑप्शन 1। एंड वेरी ऑब्वियस डी क्या है, फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग का मतलब क्या होता है, कल्चर फिशरी, कल्चर फिशरी यानी फिशेस को कल्चर करना भी किस में आता है, फिश फार्मिंग में। कल्चर यानी वही इन्हें पालना पोसना, प्रोडक्शन करना एक मीडियम में, दैट इज फिश फार्मिंग और कल्चर फिशरी। क्लियर है, तो डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 4। सिंपल काम है, अगेन जो देख लिया उसे मैच करो, A2 है, B3 है, A2 पहले बताओ कहाँ है, A2 ऑप्शन ए में है, A2 ऑप्शन सी में है, मतलब बी और डी को तो पहले ही बाय बाय कर दो। अब बी क्या है, बी है 3, B3 बी, ओहो ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग वाली बात हो गई, कैसी कंफ्यूजिंग वाली बात, बी भी इधर 3 है, बी भी, मतलब अभी तो डिसाइड नहीं हुआ है, तो ए और सी रेस में जा रही हैं। लेट्स कम टू सी, सी इज 1, अब मिल गया करेक्ट आंसर। तो ये थोड़ा ना बारीकी से चेक करना, ये ऑप्शन सेम सेम दिखते हैं कभी कभी, तो C1 है, D4 है, विच मीन्स ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्लियर, let's come to the last question, that is question number 20. The element which is required in largest quantity by plants is, बहुत ही easy question, ऐसा लग रहा है लास्ट क्वेश्चन और easy question। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो प्लांट्स को चाहिए होता है, तो इसके लिए एक हिंट है, वो प्लांट्स जिनमें नीचे प्रेजेंट रहता है क्या, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्यों रहता है, क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। क्यों करता है, अरे नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन है एक मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब क्या, मैक्रो मतलब साइज की बात नहीं कर रहे हैं, मैक्रो इन द सेंस कि बहुत ही हाई क्वांटिटीज में ये चाहिए होता है प्लांट को। क्यों चाहिए होता है, क्योंकि जो ग्रोथ होती है, एक बोलते हैं ना प्लांट की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, वो बेस्ड रहता है इन कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे। NPK होते हैं मेनली, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, उसमें से भी सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड इज नाइट्रोजन, जो कि हम कह सकते हैं मेनली इसका काम क्या है, लीव्स की, प्लांट की जो ग्रोथ है, लीव्स की जो ग्रोथ है उसमें ये हेल्प करता है, कौन, नाइट्रोजन। तो हमें दिख रहा है इजीली ऑप्शन डी में दिया है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। और एक बेहतरीन बात है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट है, तो उसको अगर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो वैसे ही ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाती है, और प्लांट्स को भी चाहिए। क्लियर, आया समझ। तो यहाँ ख़त्म होते हैं हमारे इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चन। तब तक क्या करेंगे, जाइए वेबसाइट हमारी www.magnetbrains.com पे सभी कोर्सेज K to 12 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखोगे सारे कोर्सेज एक्सप्लोर करो। ओलंपियाड की प्रिपरेशन के लिए सभी सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं। क्लास 9 बायोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए आपको फेस दिखेगा मेरा यहाँ पे, जाइए बिल्कुल सभी वीडियोज़ देखिए, टॉपिक वाइज अरेंज है, और ऐसा नहीं है कि 1-2 वीडियो देखिए और कोई भी चार्ज नहीं, नथिंग, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलो। जल्दी से फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कमेंट करके मुझे बताओ आंसर्स, होमवर्क बताओ कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बने रहो मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहां आपको मिलती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। बाय।